नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर। कैसा रहा आपका एग्जाम? कमेंट में लिखकर एक बार जरूर बताइए कि आपका जो एग्जाम है ये कैसा रहा है। देखो, एक बात जो आप सभी को याद रखनी है वो ये, क्वेश्चन आपके आसान ही आ रहा है। जो आपका जीएस का जो पोर्शन आ रहा है वो बहुत आसान पोर्शन आ रहा है। ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपसे वो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनेंगे। एक काम और जो आपको करना है कि आप इन क्वेश्चंस को बना पाए अच्छे से, इसके लिए जो भी 11 बजे वाली जो आपकी क्लास है जो मैं करा रहा हूं, ये 11 बजे वाली क्लास जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ कराई जा रही है, इसे कर लो। साथ में जो मैंने करा दिया है और आपके पास टाइम है तो उन्हें भी जो है एक बार जरूर कर लेना। और 2019, 20, 21 इसके प्रीवियस ईयर अगर लगा सको इन तीन के प्रीवियस ईयर तो जरूर लगा लो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। एज इट इज क्वेश्चन जो है ये रिपीट आपके किए जा रहे हैं। तो अगर आप वाकई में अपना स्कोर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इन 3 वर्ष के जो प्रीवियस ईयर हैं ये आपको लगा लेने चाहिए, मेरा मानना यही है। और मैंने आपको ये तीनों प्रीवियस ईयर जो 3 हैं इनके प्रीवियस ईयर, इन तीनों वर्ष के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको कराए हैं 11 बजे वाली क्लास में। तो अगर आप उससे नहीं जुड़ पाए हैं या आप उससे नहीं जुड़े हैं तो देखिएगा जरूर, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके क्वेश्चन है। ये है आपके सामने क्वेश्चन, इन्हें पढ़िए। जो आपको आंसर पता है उस आंसर को आपको बताना है, ठीक है। अंजलि, अर्जुन, जया, दिव्यांशु, अर्चना, सानिया, कुलदीप, राखी, अर्जुन, अमित, महक, अर्चना, अर्जुन, अभिलाषा, सुशी, बाइक, चलो, मानस, संजय, सानिया, सारे बच्चों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्लास शुरू करते हैं। मैंने शायद मॉर्निंग बोला था क्या पहले? गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। अच्छा, नवरेह त्योहार कहां मनाया जाता है? एक क्वेश्चन आया था आपका आज कि नवरेह त्योहार जो है ये मनाया कहां जाता है। तो अगर बात की जाए आपके नवरेह त्योहार की तो याद रखिएगा ये जो नवरेह त्योहार है ये है जम्मू और कश्मीर का। कहां का है? ये है जम्मू और कश्मीर का। याद रखना, जम्मू कश्मीर में ये कश्मीरी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। किसके? कश्मीरी नववर्ष के रूप में जो है ये मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। किस वर्ष में ये मतलब किस माह में ये पड़ता है? तो अगर देखा जाए तो ये पड़ता है आपका मार्च अप्रैल में। कहां पर? ये पड़ता है आपके मार्च अप्रैल में, ये याद रखिएगा, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल भाषाएं कितनी हैं? अगर देखा जाए तो इसमें भाषाएं हैं आपकी 22, पर ये वर्तमान में है। टोटल कितनी भाषाएं इसमें? इसमें है 22, लेकिन ये वर्तमान में है। अगर पूछा जाए मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में थी सिर्फ 14। कितनी थी? मूल संविधान में थी सिर्फ 14। ये याद रखिएगा। कब कब ये जोड़ी गई है, मतलब इसके बाद अगर देखा जाए तो आपका 8 भाषाएं और जोड़ी गई, ठीक है। कौन कौन सी भाषाएं हैं या कब कब इन्हें जोड़ा गया है? तो याद रखना, सबसे पहली जो भाषा है ये 1967 में जोड़ी गई थी। ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी और जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी? ये लिख लेना इस बात को, ये आपके एग्जाम में पूछेगा यकीनन। दूसरी जोड़ी गई है आपकी 1991 में, 92वें में, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी। कौन सी? याद रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी, और आपकी एक और है नेपाली, ठीक है। एक आपकी और जोड़ी गई, कितनी हो गई? ये हो गई टोटल 4। क्या है? नवरोज त्योहार जो है ये बेसिकली बलबन ने शुरू कराया था भारत में, है ना, क्योंकि उसने इस्लाम की जो ईरानी शासन था ना उसकी बहुत सी चीजें ली थी। एक नवरोज त्योहार है जो पारसी लोग बनाते हैं, उसी से नवरोज जो है स्टार्ट करवाया था बलबन ने। अगर ये क्वेश्चन आया था, जहां तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन आज नहीं आया था, नवरेह आया था, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा 2003 में, किसमें? 2003 में कौन सा संशोधन है ये आपको बताना है। कौन कौन सी? तो याद रखिएगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये क्या है? ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। बस आपको ये बताना है संशोधन कौन सा है। संशोधन है ये 92वां,
कौन सा? ये संशोधन है आपका 92वां संशोधन है ये, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, टोटल कितनी हो गई? 14 से हो गई 22। ठीक, आगे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? इसका क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, देखो ये कथन में भाग क्वेश्चन पूछ रखा है आपका, साथ में निर्वाचक मंडल को लेके आर्टिकल से क्वेश्चन पूछ रखा है। किस आर्टिकल में निर्वाचक मंडल की बात की गई है? किसके? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात की गई। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर बात की जाए आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है वो बता देता हूं। कौन? अगर इनके अलावा और कोई भाग लेता नहीं है, हर वो व्यक्ति जिसे जनता ने डायरेक्ट चुना हो, हर वो व्यक्ति जिसे जनता ने डायरेक्ट चुना हो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। कहने का मतलब है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि राज्य विधान मंडल के निर्वाचित सदस्य और लेजिस्लेटिव असेंबली जो यूटी में है यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, इसके निर्वाचित सदस्य, इसके निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं? ये सभी जो है भाग लेते हैं, ये सभी भाग लेते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन में होगा तो वो गलत हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, इसके जो निर्वाचक मंडल की बात की गई है ये आर्टिकल 54 में की गई है। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? कौन सा एक व्यक्ति कौन सा एक आर्टिकल ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? मैक। गेहूं उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? गेहूं उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो याद रखिएगा गेहूं उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी। कौन सी? दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी। पंजाब हरियाणा की मिट्टी ऐसी है, दोमट या चिकनी। ठीक है, यह गेहूं उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है। क्या है? गेहूं उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट ये मिट्टी है, यह याद रखना। अच्छा, एक फोटो मैं आपको भेज दूं या जिसे मैं दिखा दूं, जिससे होगा ये कि आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस जो आपका मिट्टी है इनका वितरण कहां कहां पर और कैसे हुआ है। ठीक है, एक मिनट बस। देखो है ना, ये देखो ये क्या है? ये है आपका भारत का मैप। इसमें जितना भी ये डार्क ग्रीन है ये क्या है? ये पर्वतीय और वन के बारे में बात कर रहा है, पर्वतीय मिट्टी या वन जहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह का हरा जो है, जैसे ये है, ये है, ये रहा, ये है हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा, ये क्या है? ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में? जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ये जो मिट्टी है, ये जो हिस्सा है इसका, ये किस बारे में है? याद रखिएगा ये है लाल और पीली मिट्टी। ठीक, ये वाला हिस्सा जो है, ये जो कुछ टुकड़ों टुकड़ों में यहां तक है, कुछ कुछ हिस्से में। ठीक, ये क्या है? ये है काली मिट्टी। ये जो हिस्सा है ये वाला, ये और ये, या फिर ये इसकी मैं बात करूं या इसकी यहां पर बात करूं या यहां बात करूं, ये क्या है? ये है आपकी लेटेराइट मिट्टी। और ये जो पीला वाला हिस्सा है ये है मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी। ठीक है, ये वितरण है भारत में मिट्टियों का, ये याद रखना। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? जो आपका अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम था 1835, ये किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? ये आपको बताना है। ठीक है, किस पर आधारित था? तो याद रखिएगा ये आधारित था मैकाले मिनट पर। किस पर? मैकाले की रिपोर्ट थी जिसे मैकाले मिनट बोलते हैं, इस पर आधारित था। याद रखिएगा मैकाले मिनट पर आधारित था, तो ये याद रखिएगा किस पर? मैकाले मिनट पर यह आधारित था। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है?
पहली बात तो यह बताओ, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है? राष्ट्रपति पद की शपथ जो लेता है, यह शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, देखो नंबर है आपका 9044307021, इस पर भेजो क्वेश्चन। जब भी तुम्हारा एग्जाम हो, एग्जाम से निकलो, अगर क्वेश्चन याद रह जाते हैं तो इस नंबर पर क्वेश्चन जरूर भेजो। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो यह है आपका आर्टिकल 60 में। किसमें? आर्टिकल 60 में जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है, यह याद रखिएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करें कि कौन दिलाता है शपथ, तो कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा CJI। कौन दिलाता है? यह दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कमेंट में लिखकर बताओगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, अच्छा और एक बात बताओ, अगर CJI की बात की जाए या सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की जाए, इन्हें शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा इन्हें शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट, है ना। वाइस प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट, ये याद रखिएगा। कौन? राष्ट्रपति। रोमन। आगे, तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ था? तत्वबोधिनी सभा जो है इसका गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तत्वबोधिनी सभा जो है इसका गठन हुआ है आपका देवेंद्र नाथ टैगोर को। किसको? देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना कब की थी? 1839 में। कब की थी? 1839 में। कहां पर की थी? तो याद रखिएगा यह की थी कलकत्ता में। कहां पर की थी? यह की थी कलकत्ता में। देखो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, कमेंट में लिखकर बताओ। आर्य समाज, इसका गठन किसने किया है? कब किया है? कहां किया है? ठीक है, दूसरा आपको बताना है ब्रह्म समाज, इसका गठन किसने किया है? भारतीय ब्रह्म समाज। वेद समाज। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज। इन सब का गठन किसने और कब किया है, यह आपको बताना है, सभी को बताना है ना। ठीक, बढ़िया। अच्छा एक और है आत्मीय सभा। अब जब तुमने नाम ले ही दिया है तो ठीक है। आत्मीय सभा जो है इसका गठन किसने किया है, यह भी बताना। बता जरा। चलिए क्या हो जाएगा? अच्छा, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, इन दोनों की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, ये याद रखिएगा। ठीक है, आर्य समाज ये है दयानंद सरस्वती। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज और वेद समाज ये कौन है? ये थे आपके, क्या नाम था इनका? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। रामकृष्ण मिशन जो है ये कौन किसने इसे स्थापित किया है? ये स्थापित किया है विवेकानंद ने। आप लोगों के लिए सिर्फ एक सवाल, प्रार्थना समाज कौन? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन, ये आपको बताना है। ठीक है, ये है आत्माराम पांडुरंग। कौन? याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग। अच्छा, ज्योतिबा फुले, जो ज्योतिबा फुले एक नाम है, अगर आपको याद हो, क्या नाम? ज्योतिबा फुले। इनकी बुक क्या है और इन्होंने किसका गठन किया था, जरा बताओ। ज्योतिबा फुले की बुक और इनके द्वारा किसका गठन किया गया है, यह आपको बताना है। चलिए, अच्छा, राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? अगर मैं राउत नाच की बात करूं तो यह छत्तीसगढ़ का है। किसका है? यह है छत्तीसगढ़ का, यह याद रखिएगा।
छत्तीसगढ़ के और भी नृत्य हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे एक आपको याद रखना है करम, ठीक है, एक याद रखिएगा सरहुल। कौन सा? एक लोक नृत्य जो आपको याद रखना है वो है सरहुल, सरहुल। सुआ, कौन सा? सुआ। इसके अलावा एक याद रखिएगा गौरी, गौरा, सॉरी गौरी नहीं, गौरा। कौन सा? गौरा। ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं, ठीक है। एक पंथी याद रखिएगा, पंथी, ये भी लोक नृत्य है। कहां का? छत्तीसगढ़ का। कहां का है? छत्तीसगढ़ का। आगे, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? जो बीसीसीआई है इसकी स्थापना हुई कब है? बीसीसीआई की स्थापना हुई है आपकी दिसंबर 1928 में, दिसंबर 1928 में। यह याद रखिएगा। कमेंट में लिखकर यह बताओ कि जो बीसीसीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या है? बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या है यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है। देखो, जो सरहुल है ना, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, मान लो ये क्या है? छत्तीसगढ़, ठीक है, और इधर मान लो ये क्या है? झारखंड, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता ना, मतलब ऐसा हो सकता है ना कि यहां के रहने वाले लोग और यहां के रहने वाले लोग दोनों एक तरह के लोक नृत्य को गाते हो। ऐसा थोड़ा ही है कि बीच में अगर सरकार ने जो है ये बाउंड्री खींच दी तो इधर के लोग एक त्योहार मनाएंगे और इधर के लोग दूसरे उस त्योहार को नहीं मनाएंगे। ऐसा नहीं है ना, ये सरकार ने बाउंड्री खींची। इससे पहले तो लोग एक ही साथ रहते थे, है कि नहीं? तो कई बार ऐसा होता है, मतलब ये सरकार ने प्रशासन की सुविधा के हिसाब से खींचा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैं यहां ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर यह है कि जिन जो भी राज्य हैं जो एक दूसरे से सीमा से सटे रहते हैं उनमें कई बार कॉमन नृत्य होते हैं। जैसे दांडिया जो है, दांडिया ये गुजरात का है लेकिन ये राजस्थान का भी है। क्यों? क्योंकि गुजरात राजस्थान से सटा हुआ है, तो कुछ क्षेत्र जो राजस्थान का गुजरात से सटा हुआ है वहां लोग दांडिया मनाते हैं, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडिया, क्या कहूं मैं, मतलब तालियां बजा दूं आपके लिए। बीसीसीआई की फुल फॉर्म मैंने पूछी और तुमने इंडिया, भारत, दुनिया भर की चीजें लिख दी उसमें, है ना? बढ़िया, ठीक है। आगे, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? जो रोजर फेडरर है इनका संबंध जो है ये किस खेल से है, ये आपसे पूछ रहा है। बताओ जरा, रोजर फेडरर जो है इनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये है आपका टेनिस से। किससे? ये है टेनिस से, ये याद रखिएगा। किससे संबंधित है ये है टेनिस से। आगे, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? अच्छा एक बात बताओ, अंडमान और म्यांमार को अलग करने वाली संधि पूछेगा, यकीनन पूछेगा, ठीक है। मालदीव और मिनिकॉय को, मिनिकॉय क्या है? मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, यह याद रखना। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती, है ना। मिनिकॉय और लक्षद्वीप, इन दोनों को अलग करने वाला डिग्री चैनल कौन सा है? इन दोनों को अलग करने वाले डिग्री चैनल बताओ एक बार फटाफट अच्छे से। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाला कौन सा है ना? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाला जो डिग्री चैनल है वो कौन सा, ये आपको बताना है। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। कौन सा? 10 डिग्री चैनल, ये याद रखिएगा। अच्छा, भारत और जो इंडोनेशिया का द्वीप है, अंडमान निकोबार के किनारे नीचे, है ना, सुमात्रा जावा वाला हिस्सा, तो इंडोनेशिया को अंडमान जो है, निकोबार जो है, और निकोबार और अंडमान, सॉरी निकोबार और इंडोनेशिया, इन दोनों को जो अलग किया जाता है, इनके बीच की जल संधि कौन सी है, यह आपको बताना है। रानी की वाव किस नदी पर बनाई गई थी? जो रानी की वाव है यह किस नदी पर बनाई गई है? तो याद रखिएगा, रानी की जो वाव है यह किस पर है? यह सरस्वती नदी पर है। और सरस्वती नदी के जो बचे हुए अंश, इसकी पहचान किससे की गई है? इसकी पहचान की गई है घग्गर नदी से। किससे? इसकी जो पहचान है यह की गई है घग्गर नदी से, यह याद रखिएगा। 8 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप, है ना। 9 डिग्री किसको बताओ जरा। अगर तुम्हारा 8 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कर दे तो
और नीचे 9 डिग्री तुम ले जा रहे हो मिनिकॉय और मालदीव को। क्या बात है, तुमको नहीं लगता नीचे डिग्री कम है और ऊपर ज्यादा है? मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया इनके बीच की जो डिग्री है वो है 38। और कोरिया की स्पेलिंग के से शुरू होती है, सी से नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना की जाती है? जनगणना की वीडियो मैंने आपकी ऑलरेडी बना के डाल रखी है। अगर आप जाएंगे वीडियो के सेक्शन में तो वहां आपको नीचे वीडियो मिलेंगी। आपने अगर नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन रोज आपका एक ना एक आ ही रहा है। ठीक है, भारत में जो जनगणना है ये शुरू हुई थी किसके समय में? लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में। रेगुलर या नियमित रूप से शुरू करवाने वाला कौन था? तो नियमित रूप से शुरू हुई थी ये रिपन के समय में 1881 में। ठीक है, भारत में हर साल जो है 10 वर्ष के अंतराल पर, कितने? 10 वर्ष के अंतराल पर, 10 वर्ष के अंतराल पर इसकी जनगणना की जाती है, ये याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो किस आधार पर आ रहे हैं? 2011, क्योंकि यही एक अंतिम जनगणना है जो हुई है 2011 के आधार पर। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? कल आपका वीडियो पढ़ा है वाद्य यंत्र और उसके वादक। क्या पढ़ा है? कल नहीं, परसों पढ़ा होगा। वाद्य यंत्र और वादक पर वीडियो के सेक्शन में जाओगे तो मिल जाएगा। इससे रोज क्वेश्चन आ रहा है और मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम है उसमें मैंने डाल दिया, मतलब जो वीडियो सेक्शन है ना उसमें मैंने आपके महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र और उनके वादक डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो यकीनन जाके देखिए, रोज एक क्वेश्चन इससे आ रहा है। आपका एक क्वेश्चन तो पक्का है अगर आपने कर लिया तो। उस्ताद अलाउद्दीन खान, कौन? उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है ये किससे संबंधित हैं? तो याद रखिएगा ये संबंधित हैं सरोद से। किससे? सरोद। ये क्या है? ये सरोद वादक है। क्या है? ये है सरोद वादक, याद रखिएगा, याद करना। और अरे वाह, एक बच्ची ने लिखा है कि याद करना है। अब नहीं नहीं, याद क्यों करोगे, देख लो बस। नौकरी करनी है, नौकरी चाहिए, मतलब चाहते हो एमटीएस का एग्जाम दो और पास हो जाओ, ऐसी कोई इच्छा है? अगर है तब तो याद करना पड़ेगा, अगर नहीं है फिर क्या है, मजे लो, है कि नहीं? बढ़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय। दूसरा, पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है मुस्लिम समुदाय। कौन सा? पहले नंबर पर है मुस्लिम समुदाय। अगर आपसे कभी पूछे सेकंड बिगेस्ट बहुसंख्यक, अगर भारत में दूसरा बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है तो दूसरा बहुसंख्यक है। पहला है हिंदू, दूसरा बहुसंख्यक है मुस्लिम। ठीक है, पहला सबसे बड़ा अल्पसंख्यक देखा जाए तो यह हो जाएगा आपका मुस्लिम। ठीक है, अगर सेकंड नंबर की बात की जाए तो ये हो जाएंगे ईसाई। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा ईसाई समुदाय। मुस्लिम कितने हैं तो याद रखिएगा ये 14.2% है, और ईसाई की मैं बात करूं तो ये है 2.3%, बहुत गैप है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर अल्पसंख्यकों की प्रतिशत में, टोटल में देखा जाए कि सारे अल्पसंख्यकों को अगर देखा जाए तो कितने परसेंट हैं तो ये है 19.3%। कितने? 19.3%, ये आपको रखना है। ठीक है, और वो कैसे हो सकता है? तुम नौकरी करना नहीं चाहती, करवाना चाहती हो तो, पर वो होगा कैसे? जिससे भी होगा, जो भी तरीका होगा उसमें तुमको पढ़ना, मतलब जो भी नौकरी तुम चाहो उसमें तुमको पढ़ना और याद करना तो पड़ेगा ना। ठीक है, चलो। महाराजा सवाई जयसिंह ने किस शहर की स्थापना की थी? जो महाराजा सवाई जयसिंह थे इन्होंने किस शहर की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा इन्होंने जो स्थापना की है यह की है जयपुर की। किसकी? जयपुर की है, यह याद रखिएगा। क्या कमेंट में लिखकर बता सकते हो हवा महल इसका निर्माण किसने करवाया था? एक बार जीडी में तो 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हवा महल में कितनी खिड़कियां, अगर तुमको पता है तो बता दो एक बार। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। 1905 के बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था? मतलब देखो, इन्होंने बंगाल विभाजन जो किया था वो तो सिर्फ इसलिए किया था ताकि जो आंदोलन चल रहा है उसमें फूट पड़ जाए, लेकिन ये तो ये कहेंगे नहीं कि डिवाइड एंड रूल वाली नीति हम अपनाएंगे। इन्होंने क्या कहा?
इन्होंने कारण दिया था प्रशासनिक। क्या दिया था? प्रशासनिक। इन्होंने कहा था कि जो बंगाल है वो इतना बड़ा हो गया है कि प्रशासन के तौर पर उसे मैनेज करना आसान नहीं है, और इन्होंने विभाजन किया कब? 1905 में। किसके समय में? करजन के समय में। किसके समय में? करजन के समय में। मान लो ये बंगाल है तो इस तरह से किया, ये जो पूर्वी बंगाल था ये मुस्लिम बहुल प्रदेश हो गया और ये हिंदू बहुल प्रदेश हो गया। साफ साफ डिवाइडेशन था, ठीक है, 1905 का। इसके विरोध में आंदोलन हुआ 7 अगस्त 1905 को, जिसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। क्या कहते हैं? जिसे कहा जाता है आपका स्वदेशी आंदोलन। ये याद रखिएगा। अगर मैं 7 अगस्त की बात करूं तो इसी के आधार पर जो 7 अगस्त है इसे नेशनल हैंडलूम डे के रूप में भी बनाते हैं। नेशनल हैंडलूम डे के रूप में भी इसे मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। महाद्वीपीय संपत्ति मुख्य रूप से किन खनिजों से बनी है? मतलब जो क्रस्ट वाला मामला है ना, महाद्वीप में जो क्रस्ट का जो हिस्सा है वो किससे बना है, ये पूछ रहा है। क्रस्ट किससे बनी है? यह बनी है सियाल से। किससे? दो जो मुख्य हैं वो हैं सियाल। एक है आपका सिलिका, एक है आपका एल्यूमिनियम। क्या है? एक हो जाएगा आपका सिलिका और एक हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम, ये याद रखिएगा। आगे, भारत में गरीबी का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? तो अगर बात की जाए भारत में गरीबी के आकलन की तो याद रखिएगा नीति आयोग इसके लिए टास्क फोर्स बनाता है। नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा, नीति आयोग के टास्क फोर्स के द्वारा, यह याद रखिएगा। कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा यह कहा जाता है महेंद्र सिंह धोनी। किसे? महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है, यह याद रखिएगा। आगे, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच कौन सा द्रव्य उपस्थित है? केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य कौन सा द्रव्य उपस्थित है, यह बताना है। देखो यार, ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मैं उससे नहीं कह रहा कुछ। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप नोट करते हैं, अगर आप लिखते हैं, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो उनका रिवीजन रेगुलर कीजिए, क्योंकि अगर आप रेगुलर रिवीजन नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप एग्जाम के समय आपको याद आए इस बात के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, गरीबी हटाओ 1971 का था, ठीक, 71, हाँ तभी था, या 81 का था, एक बार चेक कर लेना, शायद 81 का भी हो सकता है ना। अच्छा, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो याद रखिएगा यह पाया जाता है कोशिका द्रव्य। अब ये तो नॉर्मल चीज, अगर हिंदी में ऐसे आया हो, अगर हिंदी में और अंग्रेजी का शब्द हिंदी में आ गया हो या अंग्रेजी का शब्द देवनागरी में लिख के आ गया हो तो वो क्या है? वो है आपका साइटोप्लाज्म। क्या है? ये है आपका साइटोप्लाज्म, ये याद रखिएगा। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है? केलुचरण महापात्रा जो है ये किस नृत्य से संबंधित है? अगर आपने नोटिस किया हो, मतलब अगर आपने वीडियो के सेक्शन में गए हो, है ना, तो वीडियो के सेक्शन में आपको रोज जाना है, एसएससी मेकर ऐप, एसएससी मेकर चैनल सर्च करना है, क्लिक करना है, वीडियो के सेक्शन में जाना, वहां आपके लिए रोज एक वीडियो पड़ती है, रोज पर डे आपके लिए, जो एग्जाम से रिलेटेड है। वहां पर मैंने जो भी आपके शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण नर्तक है उसकी भी वीडियो डाल रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देखना जरूरी है। ठीक है, ये किससे ये संबंधित है? ओडिसी से। किससे? मैंने रोज चिल्ला के बता रहा हूं, और उस वीडियो में तो मैंने जरूर बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट नाम ओडिसी पे अगर मैंने बताया तो मैंने बताया था केलुचरण महापात्रा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एमटीएस में बहुत रिपीट हुआ है, और ये क्वेश्चन आपके 19 में भी आया है, 20 में भी आया है, 21 में नहीं आया है, और इस बार 23 में भी आया। मैं आपसे कह रहा हूं 19, 20, 21 के प्रीवियस ईयर मैंने कराए हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो जो भी एमटीएस की क्लासेस मैंने कराई हैं उन सारी क्लासेस को देख लो। तुम्हारा जीएस का एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको इन तीनों के प्रीवियस ईयर कराए हैं। ठीक है, अभी भी एक्सपेक्टेड में जो प्रीवियस ईयर बच गए हैं उन्हें मैं आपको करा रहा हूं।
ठीक है, साथ में एक भी क्वेश्चन दूसरे में रिपीट नहीं है। तो अगर आपने कल की क्लास मिस की है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस क्लास को छोड़ दें तो आपका काम चल जाएगा, आपको उस क्लास को लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं और समय बहुत कम है। और आप अगर सच में चाहते हैं कि जीएस में आप वाकई में 25 क्वेश्चन है, बच्चे 20-20 क्वेश्चन यूं ही करा रहे हैं, जो स्टैटिक वगैरह सब मिला के 20 क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि रिपीटेड है, क्लास में कराए हैं, उन्होंने नोट्स बनाए हैं, उन्होंने पढ़ा है उसे बाकायदा और वो करके आ रहे हैं। अगर तुमने नहीं किया तो एक बार कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, निकिता कुमारी, अरे ऐसे कैसे चकरा रहा है दिमाग, तुम क्लास में रेगुलर नहीं थे। इसमें कहां पर है केलुचरण महापात्रा के क्वेश्चन को लेकर तुमको कहां डाउट है? इसे छोड़ो, मैंने पहले बहुत बार कराया ये, और नहीं भी कराया तो वीडियो के सेक्शन में जाओगे ना तो उसमें आपको नृत्य और नर्तक मिलेंगे, उस वीडियो को देखो, उसमें भी ये भी मिलेगा। अभी 2 दिन पहले ही कराया मैंने, 2-3 दिन पहले पढ़ी है वीडियो को, सिर्फ इसीलिए ताकि आपके एग्जाम में आ रही है। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं? फुटबॉल में टोटल खिलाड़ी हैं 11। फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी कौन कौन सी है ना? तो याद रखिएगा, डूरंड, संतोष, नाम याद रखना, ये आगा खां गोल्ड कप, आगा खां गोल्ड कप, फीफा, ये इंटरनेशनल है। ठीक है, ये ट्रॉफी है किससे? ये ट्रॉफी है आपके फुटबॉल से संबंधित। ठीक है, अरे यार साइटोप्लाज्म ने कितनी बार बताया? अच्छा एक बात बताओ, वह बताओ जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, बताओ जरा, वो बताओ जिसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, बताओ। एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यार क्या है, विश्व का सबसे बड़ा होना चाहिए, एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कैसे हो सकता है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है, यह है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछ रखा था आपसे। विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? यह है आपका एशिया। अगर महाद्वीपों का क्रम आपसे पूछा जाए, अगर महाद्वीपों का क्रम पूछा जाए तो याद रखिएगा सबसे बड़ा है एशिया, इसके बाद आता है अफ्रीका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आएगा आपका साउथ अमेरिका, फिर आएगा आपका हाँ 2 4 5 अंटार्कटिका, फिर आएगा यूरोप, और फिर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। फिर क्या आएगा? फिर आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आगे, राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब अगर आप राज्यसभा में शामिल होना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए आपकी 33 वर्ष। लोकसभा में 25 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए कितनी? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष, गवर्नर के लिए 35 वर्ष। आपकी करंट अफेयर की मैराथन है कल सुबह 6 बजे। ठीक है, क्या बात, कल ना? हाँ कल आपकी सुबह 6 बजे करंट अफेयर की मैराथन है, उसके साथ जुड़ जाइएगा। फ्रीडम इन एग्जाइल किसकी आत्मकथा है? फ्रीडम इन एग्जाइल जो है ये आत्मकथा है दलाई लामा की। किसकी? दलाई लामा। जब चीन ने जो है तिब्बत पर कब्जा किया था, उसके बाद दलाई लामा भाग के भारत आ गए और भारत में जो है इन्होंने एग्जाइल में अपनी गवर्नमेंट स्टार्ट की है। भगत सिंह ने असेंबली में जो बम है ये कब फेंका था? तो अब भगत सिंह ने असेंबली में जो बम है ये कब फेंका है? तो कब फेंका है? तो याद रखिएगा, इसके लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा ये है आपका 1929 में। कब फेंका है? ये फेंका है 1929 में। ठीक है, कब? 1929। ठीक है, ये याद रखिएगा। राजस्थान का लोक नृत्य कौन से हैं? ऑप्शन में था आपका कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया। इसके अलावा और कौन कौन से लोक नृत्य हैं यहां पर? तो याद रखिएगा, एक हो जाएगा आपका गीदड़, ठीक है, एक हो जाएगा आपका बिंदौरी, ठीक है, इसके अलावा आपको याद हो जाएगा एक डांग, और एक आपको याद रखना तेरताली। तेरताली जरूर याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। कौन सा? तेरताली। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये 8 अप्रैल, पूरी डेट लिख लो यार तुम, 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल 1929। ठीक, सती प्रथा का पूर्ण अंत कब हुआ? यह हुआ है आपका 1829 में। किसके समय में? विलियम बेंटिक। किसके समय में? विलियम बेंटिक के समय में। कमेंट में लिखकर बताओ जो विलियम बेंटिक है इनकी सहायता किसने की थी?
ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। सबसे कम किसका है? यह है हरियाणा का 877। सबसे अधिक किसका है? केरला का 1084। यह याद रखिएगा। आगे, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? यह था सिमुक। मुझे लगता है क्वेश्चन यह था कि निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन वंश का शासक है, और ऑप्शन में दिया था सिमुक। यह याद रखना। सातवाहन वंश की वीडियो भी आपकी पड़ी हुई है, अगर नहीं देखी तो जाके देख लो, क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां से यकीनन। जो भी शॉर्ट वीडियो मैंने आपको डाली है, मैं एक एक करके नाम ले रहा हूं, पर मैं जो वीडियो मैंने आपको डाली है, जनगणना, नृतक, वाद्यक, चंद्रगुप्त, अशोक, सातवाहन, गवर्नर, इन्हें जरूर देखो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके रोज एक ना एक क्वेश्चन रोज आ रहा है। ठीक है। महाराष्ट्र से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र से नदी निकलती है दो। एक तो निकलती है गोदावरी, है ना, कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से। एक नदी निकलती है कृष्णा, और यह कहां से निकलती है? यह निकलती है महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। दोनों महाराष्ट्र में। कहां से? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से। तो यह याद रखिएगा। आगे, उदयपुर की स्थापना किसने की थी? जो उदयपुर है, इसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो याद रखिएगा, उदयपुर की स्थापना की है उदय सिंह ने। कौन थे? यह कमेंट में लिखकर बताओगे। इनके पुत्र का नाम क्या है, यह बताना है ना। बहुत महान राजा थे ये। इनके पुत्र जो बने हैं, जो थे, कौन है बताओ जरा। निमोनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला शरीर का अंग, जब निमोनिया होता है तो सबसे अधिक प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो याद रखना, ये होते हैं फेफड़े। क्या होते हैं? ये होते हैं फेफड़े। ये याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन में कृष्णा, गोदावरी, दोनों में से जो भी ऑप्शन में था वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका ये क्या है? भारत व श्रीलंका के मध्य जल संधि कौन सी है? भारत और श्रीलंका के मध्य में जो जल संधि है वो कौन सी जल संधि है, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ये क्या है? ये भारत और ये है श्रीलंका। इसके बीच में ये जो जल संधि है, दो हैं। एक तो आपको रखना है, इस जल संधि को बोलते हैं आपका पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक, यानी PALK, पाक स्टेट या पाक जल संधि। ठीक है। यहां पर एक खाड़ी भी है जिसे बोलते हैं इस ओर, यहां पर है मन्नार की खाड़ी। किसकी? मन्नार की खाड़ी। अगर पूछा जाए भारत का एकमात्र नेशनल पार्क या जलीय नेशनल पार्क, तो वो यहीं पर है, मन्नार की खाड़ी में। यह क्यों प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है डुगोंग के लिए। किसके लिए? यह प्रसिद्ध है डुगोंग के लिए, जिसे हम बोलते हैं समुद्री गाय। क्या कह सकते हैं आप? इसे कह सकते हैं आपका समुद्री गाय। ये याद रखिएगा। ठीक है। यह क्वेश्चन है, जल संधि से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। कोको जल संधि जो है ये कहां पर है? कोको जल संधि जो है ये किन दो के बीच में है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। और अब जो है अश्विनी सर आएंगे आपके, और अश्विनी सर आपको कराएंगे क्वेश्चन किसके? करंट अफेयर के। ठीक है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जो है वो क्लास के साथ जुड़ पाए। ठीक।